देखिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 12th क्लास के लिए चैप्टर 7 पी ब्लॉक का टॉपिक 16 वर्ग जिसको चैल्कोजेन परिवार कहते हैं, चैल्कोजेन परिवार कहते हैं। उस चैल्कोजेन परिवार के हम बहुत सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लेके आए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे मिलेंगे और शायद इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि महत्वपूर्ण नहीं हो। आप इन 20 क्वेश्चन को कर लेंगे तो 16 वर्ग से आपका एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। आप इनको पढ़ लोगे, अच्छी तरह से याद कर लोगे तो ये समझना 16 वर्ग आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा याद। इससे पहले मैं 15 वर्ग की वीडियो आपको दे चुका हूँ, यानी निकोजन परिवार की। आप उन दोनों वीडियो को अच्छी तरह से पढ़े ना, आप उनमें से भी क्वेश्चन को आउट नहीं जाएगा कोई भी। तो आज हम आपको 16 वर्ग यानी चैल्कोजेन परिवार की ये वीडियो लेके आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है O2F2 तथा OF2 यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। O2F2 तथा OF2 यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है आपको। तो देखिए O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। कितनी होती है? +1। और OF2 में देखेंगे तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था +2 होती है। ठीक है, ये मैंने आपको निकालना बता दिया था, किस तरह से निकालेंगे वो आपको पहले ही बता चुका हूँ। और अगर और भी निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। O2F2 में O2 को 2x मान लेंगे, 2 ऑक्सीजन है, 2 क्लोरीन है, 1 पर -1 सबका बीजी 0। इस तरह से 1 ऑक्सीजन को x तो 2 ऑक्सीजन को 2x प्लस 2 क्लोरीन है तो 2, 1 क्लोरीन पर -1 सबका बीजी योग 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2x - 2 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा? +1। ऐसे ही OF2 में x +2 × -1 बराबर 0 तो x -2 बराबर 0 तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ ये +2 आएगा और यहाँ +1। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ये दोनों ही जो आप पदार्थ बताए इनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। ये +1 होगी और इसमें +2 होगी। दूसरा क्वेश्चन है SO2 गैस के परीक्षण की अवधि लिखिए। SO2 गैस का हमें परीक्षण करना है। क्या करना है? परीक्षण करना है। SO2 गैस के परीक्षण की अवधियाँ लिखी है। तो SO2 गैस का परीक्षण हम पोटेशियम परमैंगनेट के जलीय विलयन, पोटेशियम परमैंगनेट का जो जलीय विलयन होता है वो बैंगनी रंग का होता है। उसमें यदि SO2 गैस प्रवाहित कर दी जाए तो उसका विलयन का रंगहीन विलयन कर देता है, मतलब उसके बैंगनी रंग को रंगहीन कर देता है। क्या कर देता है? रंगहीन। तो इसके परीक्षण की अवधि यही है कि KMnO4 का जो विलयन है, MnO4 का जो विलयन है MnO4-, ठीक है, ये बैंगनी रंग का होता है। SO2 गैस इसमें प्रवाहित करेंगे और SO2 गैस इसमें प्रवाहित करेंगे तो इसको ये Mn+2 में बदल देगा और खुद SO4 के ऊपर -2 में बदल जाएगा। और इससे जो बैंगनी रंग का विलयन है, इसका जो बैंगनी रंग का विलयन है, ये बैंगनी रंग है जो इसका कैसा हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? और रंगहीन Mn+2 बनने के कारण होता है। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो बैंगनी रंग है वो रंगहीन यानी विलयन उसका रंगहीन हो जाएगा, बैंगनी रंग गायब हो जाएगा। तो SO2 गैस की ये परीक्षण की अवधि है। SO2 गैस जो बनेगी उसका परीक्षण करेंगे तो हमें ऐसी करेंगे कि लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो नाम तो लाल दवा होता है लेकिन उसका रंग बैंगनी होता है। तो बैंगनी रंग के विलयन में SO2 गैस प्रवाहित करने से उसका विलयन रंगहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंगहीन। और रंगहीन हो जाए तो वो SO2 गैस है। क्या होता है जब SO2 गैस आयरन थर्ड आयन के विलयन में प्रवाहित की जाती है? अवधि सॉल्यूबल हो। एक्चुअल में क्या है? SO2 गैस अपचायक का कार्य करती है। किसका? अपचायक का कार्य करती है। तो है SO2 गैस आयरन थर्ड Fe+3 को अपचित कर देती है और इसको Fe+2 में कन्वर्ट कर देती है और स्वयं SO4 के ऊपर -2 में बदल जाती है। तो आयरन थर्ड को आयरन सेकंड में अपचयन कर देती है। क्या कर देती है? अपचयन। क्योंकि SO2 गैस यहाँ अपचायक का कार्य कर रही है। किसका कार्य कर रही है? अपचायक का। ओके, क्या SO2 गैस में दोनों आवंत लंबाई समान होती हैं? सामान्य एवं अनुवादी संरचनाएं बनाइए। SO2 गैस में दोनों आवंत लंबाई समान होती है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है? इसकी इस तरह से संरचना होती है, इस टाइप से, ऐसे। ये SO2 गैस की संरचना है।
ठीक है। लेकिन जब इसमें अनुनादी संरचना बनाते हैं तो अनुनादी संरचना इस प्रकार से बनती है, इसकी इस टाइप से, यहाँ पर प्लस आता है और यहाँ पर ये ऋणावेश, इसमें अनुनाद होता है। अनुनाद कैसे होगा, ये इस तरह से, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अनुनाद होगा तो ऐसी स्ट्रक्चर इसकी नेक्स्ट बनेगी, इसका ठीक अपोजिट, उसमें दोनों आबंध लंबाई क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, SO2 में दोनों आबंध लंबाई क्या होगी, समान होगी। और इस तरह की अनुनाद संरचना बनेगी तो नेक्स्ट संरचना ऐसे बनेगी, माइनस वाला इधर आ जाएगा और डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, O3 गैस का मात्रात्मक परीक्षण कैसे करेंगे। ओजोन गैस का मात्रात्मक परीक्षण करना है। ओजोन गैस को बोरेट बफर विलयन में और Ki विलयन के आधिक्य में प्रवाहित कर देंगे, इससे आयोडीन गैस बनेगी। क्या बनेगी, आयोडीन गैस बनेगी। उस आयोडीन गैस का मानकीकरण कर लेंगे सोडियम थायोसल्फेट विलयन से, यानी हाइपो विलयन से। तो उसमें आयोडीन गैस कितनी खर्च हो रही है, वो ही ओजोन गैस की मात्रा को निर्धारित करेगी। तो यह ओजोन गैस के मात्रात्मक परीक्षण को इंगित करती है। सबसे पहले ओजोन गैस को किसके साथ अभिक्रिया करानी है, बोरेट बफर के साथ, बोरेट बफर विलयन होता है उसके साथ, और फिर Ki विलयन के आधिक्य में, Ki के आधिक्य में। और इससे कौन सी गैस निकलेगी, आयोडीन गैस निकलेगी। कौन सी गैस, और इस आयोडीन गैस को सोडियम थायोसल्फेट के अर्थात हाइपो विलयन में प्रवाहित करेंगे तो कितनी आयोडीन गैस उसमें कंज्यूम हो रही है, खर्च हो रही है, वो आयोडीन गैस की मात्रा निर्धारित हो जाएगी, वो ही ओजोन गैस की मात्रा को निर्धारित करेगी। तो इस तरह से ओजोन गैस का मात्रात्मक परीक्षण करेंगे हम, क्वांटिटेटिव टेस्ट करेंगे ओजोन गैस का, क्वांटिटेटिव टेस्ट। ओजोन गैस बोरेट बफर के साथ एक्सेस अमाउंट ऑफ Ki के साथ रिएक्शन करेगी तो आयोडीन गैस बनेगी। तो आयोडीन गैस को सोडियम थायोसल्फेट विलयन, जिसको हाइपो विलयन कहते हैं, उसमें प्रवाहित कर देंगे। सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 हाइपो विलयन में प्रवाहित कर देंगे तो कितनी इसमें आयोडीन गैस खर्च होगी, वो ही ओजोन गैस की मात्रा को निर्धारित करेगी। यह ओजोन गैस का मात्रात्मक परीक्षण है। देखिए 6वां क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत को नष्ट करने वाले 3 रासायनिक पदार्थ बताइए। ओजोन परत को 3 रासायनिक पदार्थ कौन कौन से नष्ट कर रहे हैं, वो एक तो जेट विमान जो रॉकेट वगैरह चलती हैं उनसे निकलता है N2O और NO, ये सबसे ज़्यादा करते हैं। और साथ ही साथ इसके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 3 रासायनिक पदार्थ हो गए, एक तो N2O और दूसरा कौन था NO और तीसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम फ्रीऑन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या बोलते हैं, फ्रीऑन। तो ये 3 रासायनिक पदार्थ हैं जो कि सबसे ज़्यादा ओजोन परत को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। O2 गैस निम्न में से कौन कौन से धातुओं से अभिक्रिया नहीं करती, कारण बताइए। ऑक्सीजन गैस इनमें से प्लेटिनम और सोना, इन दोनों धातुओं से अभिक्रिया नहीं करती है। उसका कारण क्या है कि प्लेटिनम और सोना दोनों ही अक्रिय धातु हैं। क्या है, अक्रिय धातु हैं और इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत ज़्यादा होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत ज़्यादा होने से क्रियाशीलता इनकी बहुत कम होती है। इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत ज़्यादा धनात्मक होता है, सबसे ज़्यादा इन्हीं का है, ठीक है। हालांकि चांदी का भी होता है लेकिन चांदी का इनसे कम होता है, चांदी तो अभिक्रिया कर जाती है, बदरंगी हो जाती है। लेकिन प्लेटिनम और सोना इनका सबसे ज़्यादा मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है और ये क्रियाशीलता इनकी बहुत ही कम होती है, इसलिए अक्रिय धातु की तरह कार्य करने से ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ओके, H2SO3 की संरचना बनाइए, इसकी क्षारकता बताइए। H2SO3 की संरचना बनाएंगे तो देखिए इस तरह से इसकी संरचना बनती है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, सल्फर से OH जुड़ा होगा, एक और OH जुड़ा होगा और डबल बॉन्ड O जुड़ा होगा और सल्फर पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन एवं जुड़ा होगा। एक्चुअल में क्या है, सल्फर का परमाणु क्रमांक है 16 है, पहले को उसमें 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6 इलेक्ट्रॉन है। जो 6 इलेक्ट्रॉन है उनमें से ये 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, 1 2 3 4,
लेकिन 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं सल्फर के पास, तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन के रूप में रह जाएंगे। तो ये इसकी संरचना होती है, सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरस अम्ल। H2SO3 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल। और सल्फ्यूरस अम्ल इसको बोलते हैं। इसकी क्षारकता कितनी होगी? देखो यहाँ से देख लो, इसमें OH2 है, तो इसकी 2 क्षारकता होगी, 2 प्रोटॉन देगा अपने जलीय विलयन में। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 की। कक्ष ताप पर सल्फर का कौन सा अपर रूप स्थायी होता है? सल्फर के दोनों अपर रूपों के नाम व संक्रमण ताप बताइए। ठीक है, गिव द नेम ऑफ सल्फर विच इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। गिव द नेम ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर विच इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। गिव नेम ऑफ 2 एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर एंड डिटरमाइन ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसका संक्रमण ताप भी बताना है। अब यहाँ पर देखो कौन सा सल्फर का अपर रूप जो स्थायी होता है, वो है विषम लंबाक्ष सल्फर। कौन सा? विषम लंबाक्ष सल्फर कक्ष ताप पर सबसे ज्यादा स्थायी होता है। इसको रोम्बोहेड्रल सल्फर कहते हैं। क्या बोलते हैं? रोम्बोहेड्रल सल्फर बोलते हैं, और इसको अल्फा सल्फर भी बोलते हैं। ये कैसे रंग का होता है? पीले रंग का होता है, और ये कक्ष ताप पर सबसे ज्यादा स्थायी होता है। हालांकि सल्फर के दोनों अपर रूप में पहला अपर रूप विषम लंबाक्ष और दूसरा है एकंताक्ष सल्फर। दूसरा कौन सा होता है? एकंताक्ष सल्फर। पहला विषम लंबाक्ष सल्फर है। दोनों के संक्रमण ताप ट्रांजिशन टेम्परेचर 369 केल्विन होते हैं। 3 दूनी 6 3 3 9 केल्विन टेम्परेचर होते हैं। आसान तरीका है, पढ़ा पढ़ते हैं। तो 369 केल्विन इसका संक्रमण ताप है। यह एक ऐसा संक्रमण ताप है जिस पर सल्फर के दोनों अपर रूप स्थायी होते हैं। लेकिन अगर 369 केल्विन से कम ताप रखेंगे तो इसमें विषम लंबाक्ष सल्फर स्थायी होता है, और 369 केल्विन से अधिक ताप रखेंगे तो उसका एकंताक्ष सल्फर यानी मोनोक्लिनिक सल्फर स्थायी होता है। ओके, तो देखिए इधर देखिए, सल्फर के दोनों अपर रूपों की ज्यामिति बनाइए। यह किस आकार की ज्यामिति होती है? यह क्राउन शेप होती है, यानी मुकुट के समान ज्यामिति होती है इसकी। मुकुट, इसको किरीटाकार ज्यामिति कहते हैं। कैसी ज्यामिति कहते हैं? किरीटाकार। और ये इसकी संरचना होगी W के नीचे W के नीचे W। सल्फर सल्फर बना देंगे इस तरह से। ठीक है, इसको सिर के ऊपर पहन लो। मुकुट के समान संरचना बनती है। मुकुट समान या किरीटाकार ज्यामिति होती है। दोनों ही सल्फर के अपर रूपों की ज्यामिति ऐसी होती है। यह एसिड रूप में होता है। किस रूप में? एसिड रूप में मुकुट समान या किरीटाकार ज्यामिति होती है। क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 11वां। क्या होता है जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की निम्न के साथ अभिक्रिया कराते हैं? कॉपर, सल्फर और कार्बन। ठीक है, तो इनके साथ देखो अभिक्रिया कराते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ इन क्वेश्चन को साफ कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें हम इनकी हमें अभिक्रिया करानी है। तो देखिए कैसे अभिक्रिया होंगी। सबसे पहले कॉपर धातु की रिएक्शन करानी है। किसकी? कॉपर धातु की रिएक्शन करानी है। किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो इससे क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जल बनेगा। क्या बनेगा? जल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कॉपर धातु सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। ओके, इस समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं। देखो राइट साइड में, राइट साइड में देखिए, यहाँ हाइड्रोजन कितनी हो रही है? 2। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 4 और 2 6 और 1 7 हो रही है। ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? H2SO4 से पहले 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगा देंगे तो यहाँ हाइड्रोजन कितनी हो गई? 4 हो गई। H2 से पहले यहाँ 2 लगा दोगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगी। सल्फर यहाँ 2 हो गए तो इससे 2 सल्फर हो जाएंगे। ठीक है, और देखो ये समीकरण संतुलित भी हो गया। आ रही बात समझ में? काउंट कर लो, कॉपर 1 हो गया, सल्फर 2 हो गए, तो 1 सल्फर यहाँ पर है, 1 सल्फर यहाँ, 2 सल्फर हो गए। ऑक्सीजन काउंट करो, 2 चौके 8 ऑक्सीजन हो रही है यहाँ, 4 और 2 6 और 2 8 हो गई।
तो कॉपर सल्फेट बन रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। कॉपर धातु की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कॉपर सल्फेट सल्फर डाइऑक्साइड